सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं दोबारा कि सर्वनाम क्या होता है, फिर मैं ठीक एकदम आपको तुरंत लेकर चलूंगा सर्वनाम के प्रकार पे। तो देखिए मेरे साथियों, सर्वनाम क्या है तो ध्यान से समझते हैं कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है या जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होता है वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। और हम अपने वाक्य में हर बार संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसी के लिए यह सर्वनाम आया है कि हम बार बार यदि संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द देखने में, वह वाक्य देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और हम पहली बार तो संज्ञा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद उस वाक्य में जितनी बार उस संज्ञा का प्रयोग करना होता है हम हर बार सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और इससे हमारा वाक्य पढ़ने में, सुनने में, देखने में अच्छा लगता है। तो सर्वनाम क्या होता है यह तो आपको समझ में आ गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यह 6 प्रकार का होता है, यह हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है। अब हम उस पर एक भाग पर उसके बाद भी कर चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम आज बात करने जा रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की और देखते हैं कि हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए, ये हमारे सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम में ही लिखा है निश्चय, मतलब यहाँ पर जो बात होगी वह निश्चित होगी। किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात होगी, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात होगी, या जो भी बात होगी वह निश्चित होगी। बिना निश्चितता के इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम का। कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, या वस्तु का बोध हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो जाए, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो जाए, किसी निश्चित, मतलब यहाँ पर चीजें एकदम निश्चित रहेंगी, चीजों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो इस जगह को हम ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसके उदाहरण पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण होगा यह सर्प है। यह सर्प है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, वह अच्छी पुस्तक है। वह अच्छी पुस्तक है। अब ध्यान से देखना है मेरे साथियों, यहाँ पर लिखा है यह सर्प है, तो यह तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि यह सर्प है, यहाँ पर सांप है। और जब यहाँ पर सांप है तो यह निश्चित हो गया, और जब निश्चित हो गया तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यहाँ कहता है वह अच्छी पुस्तक है, मतलब वह पुस्तक कैसी है मेरे दोस्तों? तो अच्छी है। जब हमें यह पता हो गया, यह निश्चित हो गया कि यह पुस्तक कैसी है? अच्छी है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? वह है। क्या है मेरे दोस्तों सर्वनाम? वह है। तो यह सर्प है, यह भी निश्चित है, और वह अच्छी पुस्तक है, यह भी निश्चित है। यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलते हैं साथियों आगे। ये सर्वनाम का दूसरा प्रकार था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जब बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अनिश्चयवाचक की। किसकी बात करेंगे? अनिश्चयवाचक की। ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। अनिश्चय
निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जब बात कर रहे थे निश्चयवाचक की तो वहां पे चीजें निश्चित थी, हर चीज सर्टेन थी, लेकिन यहाँ पर चीज कैसी है, अनिश्चित है। यहाँ पर कौन सी चीज है, क्या वस्तु है, क्या कौन सा आदमी है, कौन सा पुरुष है, हमें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ सारी चीजें अनिश्चितता में चल रही हैं, मतलब हम कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, किसी विशेष चीज की जानकारी ना हो, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आइए देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। देखिए यहां पर नहीं शब्द जुड़ा है, क्या जुड़ा है मेरे दोस्तों, नहीं शब्द जुड़ा है। मतलब जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से इसको समझ लेते हैं, इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। इसका उदाहरण की बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण है, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ। अब आप ये बताइए कि किसी को बुलाओ, क्या आपको पता है किसको बुलाना है? या राम को बुलाना है, श्याम को बुलाना है, सीता को बुलाना है, सोनम को बुलाना है, राधिका को बुलाना है, किसे बुलाना है? कोई भी बात पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया ही नहीं गया। यहाँ पर तो कह दिया गया किसी को भी बुलाओ, मतलब यहाँ पर निश्चितता नहीं है, और जहां पर निश्चितता नहीं होती है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, किसी। क्या हो जाएगा, किसी को बुलाओ। अब आगे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। अच्छा ये बताइए कि घी में क्या मिला है? घी में पानी मिला है, घी में दूध मिला है, घी में मक्खन मिला है, या घी में कोई कंकड़ बालू पत्थर कुछ और मिला है? तो क्या मिला है यह हमें पता नहीं चल रहा है। और जब हमें यही नहीं पता है कि घी में क्या मिला है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यदि आपसे इसमें से पूछ ले कि इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा इस वाक्य में होगा किसी और इस वाक्य में होगा कुछ। क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है, कोई चीज का पता नहीं है, यहाँ बस कह दिया गया कुछ मिला है। तो यही क्या है, ये जो कुछ है ये अनिश्चितता को बता रहा है, और यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हम लोगों ने सर्वनाम का यह तीसरा उदाहरण पढ़ा, तीसरा भेद पढ़ा। अब हम चल रहे हैं सर्वनाम के अपने चौथे भेद पर। हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने पढ़ लिया निश्चयवाचक, हमने पढ़ लिया अनिश्चयवाचक। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से समझना है कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा। तो देखिए नाम में ही जुड़ा है क्या, संबंध, और संबंध बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्तों। यहाँ पर लिख दिया संबंधवाचक सर्वनाम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच क्या बताया जाएगा, आपस में संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा मेरे साथियों, आपस में संबंध बताया जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं इसका अर्थ क्या कहना चाहता है। जिस सर्वनाम में किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में किसी प्रकार का
संबंध बताया जाए तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब ध्यान से समझना है कि जिस सर्वनाम में किन्हीं दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में संबंध बताया जाए वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब उदाहरण से आपको यह और अच्छा समझ में आ जाएगा। जब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो आइए, जो बोओगे वो सो काटोगे, सो काटोगे। अब ध्यान से समझिएगा उदाहरण को। इस उदाहरण में लिखा है जो बोगे सो काटोगे, मतलब हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल निकलेगा। अच्छा बताइए यहाँ पर संबंध है या नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ तो संबंध बताया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बता दो किस चीज में संबंध है, तो आप तुरंत बता देंगे क्योंकि आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और आप बताएंगे कि सर यहाँ पर बीज में और फल में आपस में क्या है, संबंध है, क्योंकि हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पर संबंध किस में हो गया, बीज में और फल में। तो जब संबंध आ गया तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? तो बता दो कि यहाँ पर सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा मेरे दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इस उदाहरण में संबंधवाचक सर्वनाम को कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, तो आप बता देंगे जो, और यहाँ पर आप बताएंगे सो। चलिए हम चलते हैं अपने सर्वनाम के पांचवें प्रकार पर। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अपने सर्वनाम के पांचवें प्रकार पर अब हम लोग चल रहे हैं। अब आइए ध्यान से देखते हैं कि पांचवा प्रकार इसका क्या होगा। पांचवा प्रकार होगा मेरे साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा देखिए इसके नाम में ही लिखा है प्रश्नवाचक, मतलब यहाँ पर बात किसकी की जाएगी मेरे दोस्तों? प्रश्न की जाएगी। और हम जब आपको इसका भेद बता रहे थे सर्वनाम का, तो हमने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा और हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर भी आया आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान से समझना है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? तो मेरे दोस्तों बता दीजिए, वहां से प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां पर होगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो ध्यान से समझना है इसका उदाहरण। क्या समझना है मेरे दोस्तों? उदाहरण। आइए देखते हैं यहां कौन है, यहां कौन है। अब देखिए यहां पर लग गया क्वेश्चन मार्क। क्या लग गया मेरे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण है वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। अब देखिए यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आगे है वह क्या चाहता है, यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। और अगला है तुम कैसे आए,
और यहाँ पर भी क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आइए ध्यान से समझते हैं, यहाँ लिखा है यहाँ कौन है। अब आप बताइए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह किसके लिए लगा है, कौन के लिए लगा है। जब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसमें प्रश्नवाचक शब्द खोजने हैं। क्या खोजना है मेरे दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द खोजना है। क्या खोजना है, प्रश्नवाचक शब्द। और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपको बता रहा है कौन, दूसरा बता रहा है वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द में क्या जा रहा है, कहाँ। तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा, यहाँ पर कहाँ होगा। यहाँ चलते हैं, लिखा है वह क्या चाहता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो यहाँ के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद आगे कहता है तुम कैसे आए। अब ये कैसे जो आया है, यह आपका एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द है। कैसा शब्द है मेरे दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द है। और इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। हम चलते हैं अपने छठवें टाइप पर और देखते हैं हमारा छठवां टाइप कौन सा है, सर्वनाम का। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 भेद पढ़ लिए हैं। अब छठवां भेद पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी भेद है, और यह होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है मेरे दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझना है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसको समझने के लिए हमें उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, उदाहरण की। और उदाहरण से आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, आप जैसा समझें, आप जैसा समझें आप जैसा समझें करें। दूसरा उदाहरण देखिए, यह आपका ही हो गया। यह किसका हो गया मेरे दोस्तों, आपका ही हो गया। देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है, तो आपको देखना है, कह रहा है आप जैसा समझे करें, मतलब आप जैसा समझें। हम जिस व्यक्ति को आप करके पुकार रहे हैं, वही व्यक्ति हमारा क्या है, कर्ता है। और जिसको हम कर्ता बनाएंगे वही हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कौन है, आप है। अब यहाँ देखते हैं, यह आपका ही हो गया। अच्छा बताइए, जो मेरा ही हो गया तो मुझे ही सब करना पड़ेगा। जब मुझे सब करना पड़ेगा तो कर्ता कौन है, मैं हूं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। और दोनों उदाहरण में कर्ता क्या होगा मेरे दोस्तों, आप होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये 6 भेद सर्वनाम के समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि इस सर्वनाम से हमारे यहाँ प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखते हैं। एक बात और है, यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लेते हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसी भी लिंग के लिए हो सकता है। इसमें सर्वनाम में कोई परिवर्तन
नहीं होता। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किसी भी लिंग के लिए हो सकता है। ये तो सही बात है भाई, सर्वनाम का प्रयोग है तो वो किसी भी लिंग के लिए होगा। आगे कहता है इसमें सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ध्यान से समझना है, यदि बात लड़के की जाएगी तब भी तुम आएगा, यदि बात लड़की की जाएगी तब भी तुम ही आएगा। और जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो लड़के के लिए तो हम लोग ही लगा देते हैं। यदि वह की बात की जा रही है, जैसे हम कह दें कि वह खाना खाता है, अब आप कहेंगे वह खाना खा रहा है, इसका मतलब वो लड़का है, और यहाँ पर हम लड़के के लिए ही लगा देंगे। और लेकिन यदि हम कह दें वह खाना खाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर किसका बात हो रहा है, वहां पर किसी लड़की की बात हो रही है, वहां पर किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो यदि इंग्लिश की बात करें तो आप वहां शी लगा देंगे। तो इंग्लिश में तो ही और शी से हम पहचान लेते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, परंतु हिंदी में ऐसा ही और शी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदी हमारी